बहुत कम. देखिए, we'll use two nodes. In one node, there will be good diagram for the different cases, and in this details nodes is there. Solid state में solid liquid gas का आपको difference पता है already. We should not bother about it. It is one thing. Classification of solid based on arrangement लिखा है. Based on arrangement of constituent particles. एक solid बना रहे हैं. तो solid को मुझे बनाना है अगर तो particles को close होना चाहिए. There are two types: crystalline and amorphous. amorphous में particles random रहते हैं. crystalline में definite arrangement होती है. definite and regular arrangement. long range order मतलब अगर आप बहुत दूर तक देखोगे तो जो अरेंजमेंट मिलेगी पार्टिकल्स में सेम ही मिलेगी. मतलब अगर मैंने एक सॉलिड लिया, यहाँ पे हमने थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से, यहाँ देखा तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट यहाँ मिलेगी पार्टिकल्स. शॉर्ट रेंज मतलब क्या हुआ कि कहीं अरेंजमेंट है थोड़ा, लेकिन दूर जाने पर क्या होगा, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी. दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज. प्लीज लर्न द पॉइंट्स अलॉन्ग विथ मी. तो रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट, इरेगुलर अरेंजमेंट, डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट लिख दिया. लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शार्प मेल्टिंग पॉइंट. शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. फिक्स मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इस पार्ट में जो अरेंजमेंट है सॉलिड का और इस पार्ट में अरेंजमेंट है सॉलिड का सेम ही है. तो जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा उसी टेम्परेचर पे ये भी मेल्ट हो जाएगा. सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर. अब अरेंजमेंट ही अलग अलग है. कहीं पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, कहीं पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है. जो लूजली पैक्ड उसको मेल्ट करना इजी होगा, जो क्लोजली पैक्ड है उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा. तो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है. वही ग्राफ दिखाया मैंने, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का. सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सडनली मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ. और अगर अमरफस का लोगे तो इस और इस टेम्परेचर के बीच में मेल्ट हो रहा है. T1 टू T2 के बीच में मेल्ट हो रहा है. Constant value of delta H, enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion means what? Enthalpy at which 1 mole of solid is converted into what? Liquid. तो अगर melting point fixed है due to fixed, सिद्धांत बेटा एडमिट कर दीजिएगा ना. हाँ सर कर रहा था. सिद्धांत हाँ हाँ सर. नहीं कर, मैं भी कर दूंगा. हाँ मैं भी कर दूंगा. छूट जाता है. ड्यू टू फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, delta H may not be fixed because due to range of melting point. Anisotropic process सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है यही पॉइंट, एनाइसोट्रोपिक. with respect to many physical property depending on the direction. What is anisotropic? आइसोट्रोपिक क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. इसका बेटर वर्जन जो मैं लिखूंगा, देखिए, इन डिफरेंट डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. अब बोलो सर ये तो गलत बात है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये अरेंजमेंट फिक्स है तो हर जगह सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं है. इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि कैसे समझा रहे हैं. देखिए, अगर मैंने पार्टिकल फिक्स किया ऐसे, सॉलिड में सॉलिड का पार्टिकल मान लो ऐसे अरेंज है, फिर उसके नीचे अरेंज है. अब ये जो सर्कल नहीं बन रहा है ढंग से, वही आपको दूसरा पीडीएफ शेयर करूंगा मैं. बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत कम याद रखने वाले पॉइंट्स हैं. और देखो यहाँ पे इस लाइन के अलावा क्या हो रहा है, पार्टिकल टच करता है. अगर इस लाइन के अलावा पार्टिकल क्या होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा. यहाँ भी वही होगा डायगोनली. तो पार्टिकल्स आर नॉट टचिंग. particles are not touching, the properties were what? Different. So along the line same type of arrangement है, along the diagonal different type of arrangement. इसी को एनआइसोट्रोपिक कहते हैं. आइसोट्रोपिक का मतलब सेम. अब आप बोलेंगे सर एमरफस में ऐसा क्या हो गया कि सेम हो गया, वहां तो रैंडम प्रॉपर्टीज है. ऐसा नहीं है. मतलब कि रेफरेंस रैंडमली अरेंज है, रैंडमली अरेंज है, रैंडमली अरेंज है. तो जो रैंडम अरेंजमेंट है उसका एवरेज लेंगे तो सब जगह क्या आएगा, फिक्स आएगा.
तो पार्टिकल्स ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, शेप सेम हो जाती है। तो आइसोट्रोपिक मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि एवरेज आउट हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, और एक और नाम देते हैं जो क्रिस्टलाइन है, इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। amorphous is called, also called pseudo solid, pseudo solid or super cooled liquid, super cooled liquid। अब बोलो ऐसा क्यों, सुपर कूल क्यों? क्योंकि हमारे पास में पार्टिकल्स रैंडम है। अच्छा, सॉलिड हम बनाते कैसे हैं? लिक्विड को कूल करके, लिक्विड को कूल करके सॉलिड बनेगा। सडन कूलिंग कर दोगे तो मौका नहीं मिल पाएगा उसको। हेलो, आवाज आ रही है सिद्धांत? हाँ सर। हाँ, जब लिक्विड है मेरे पास वो सडन कूल कर देंगे। लिक्विड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। तो सडन कूल कर दीजिएगा तो पार्टिकल्स को अरेंज होने में टाइम मिलेगा ही नहीं। उसको सुपर कूल लिक्विड इसलिए कहते हैं, सडन कूल कर दिया मैंने और उसको पार्टिकल्स को रैंडम था तो रैंडम ही रह गया। तो अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं बन पाया। शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्लैम बनाऊंगा तो स्लोली कूल करूंगा, पार्टिकल्स को प्रॉपरली अपने प्रॉपर जगह पे जाने का मौका मिलेगा, अरेंज होने का मौका मिलेगा, सेट होने का मौका मिलेगा। तो ग्रेजुअल एंड स्लो कूलिंग से बनता है, ये सडन कूलिंग से बनता है। क्वार्ट्ज के दो फॉर्म होते हैं, बेसिकली सिलिका के दो फॉर्म होते हैं, SiO2 सिलिका के दो फॉर्म होते हैं, क्वार्ट्ज और ग्लास। क्वार्ट्ज क्या है, सिलाइन, और ग्लास क्या है, amorphous। Sharp or well defined edges when cut, when defined edges, well defined edges not formed। तो जब किसी को कट करोगे सॉलिड को, क्रिस्टलाइन को, तो प्रॉपर स्मूथ सरफेस मिल जाएंगे। कट करोगे तो उसमें एज प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। तो लिखा है बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्लासिफिकेशन है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। फर्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये देखो, पहले नाम याद कर लेते हैं, या पहले रुकिए इसके पॉइंट्स याद करिए फटाफट। तो पॉइंट फटाफट याद करिए। रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, sharp melting point, sharp enthalpy of fusion, anisotropic, formed by slow cooling, generally opaque, sharp or well defined edges when cut, या फ्लैट सरफेस बोल सकते हैं, स्मूथ सरफेस देगा वो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहले नाम याद कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, कहाँ चला गया, मेटालिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड लोगों को लगता है कि सिमिलर है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं कोवेलेंट सॉलिड बताता हूँ। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड मतलब नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज फिक्स्ड।
तो कोवेलेंट सॉलिड सॉलिड का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा। सर हाँ सर, सर एक बार लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब हुआ बेटा, सॉलिड को आप कहीं भी एक सॉलिड ले लो, हाँ। लाइन सॉलिड, उसको आप ऑब्जर्व कहीं भी करो, उसके किसी भी सेक्शन को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो, क्योंकि पार्टिकल तो नहीं दिखेंगे ना। जैसे आप पीस ऑफ आयरन रॉड लेते हैं तो आप पार्टिकल तो दिखेंगे नहीं, तो पार्टिकल को अगर देखोगे अगर आप माइक्रोस्कोप से तो कहीं भी देखोगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और हाँ। शॉर्ट रेंज क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह पार्टिकल अरेंज है, दूसरी जगह पे पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज है, तो उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, किसी में डिस्टेंस कम है, किसी में डिस्टेंस ज्यादा। तो लॉन्ग रेंज का मतलब वो हर जगह सिमिलर है, ऑलमोस्ट हर जगह सिमिलर है, बहुत दूर तक सिमिलर है। हाँ। छोटा मोटा डिफेक्ट्स हो सकता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। कोवेलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड है, वो एक से जुड़े रहते हैं, दूसरे पार्टिकल से जुड़े रहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से, लाइक दिस। जैसे आपको याद करो डायमंड का शेप, डायमंड के पार्टिकल्स का, डायमंड का फॉर्मूला पूछूंगा तो बता पाओगे क्या? डायमंड क्या होता है? टेट्राहेड्रली अरेंज होता है 4 कार्बन से, फिर ये कार्बन से टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, ऐसे चलता रहता है। इट विल फॉर्म अ नेटवर्क सॉलिड, इनफाइनाइट नेटवर्क। इट विल फॉर्म अ इनफाइनाइट नेटवर्क सॉलिड। समझ गए? हेलो, ये बात समझ में आया? इट विल फॉर्म अ हाँ इनफाइनाइट नेटवर्क सॉलिड। Constituent particles are atom. Covalent bonds are the interparticle force. Example: diamond, graphite, SiC, और एक था शायद AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये सभी आपस में Bn, सभी कोवेलेंट सॉलिड है। वेरी हार्ड बिकॉज हर एटम कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा हुआ है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज 4 एक्सेप्ट ग्रेफाइट। वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटरपार्टिकल फोर्स आर लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्सेस। देखिए, इसको बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड, इसको बोलेंगे पोलर सॉलिड, और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो कितने टाइप हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड के? 3 टाइप, 3 टाइप्स। एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर सॉलिड, और एक नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो नॉन पोलर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में किस फोर्स से कनेक्टेड होंगे? लंडन फोर्सेस। इसको बोलूंगा सॉलिड CO2, सॉलिड CO2। तो CO2 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, और 2 CO2 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? ये क्या होगा? लंडन फोर्सेस। तो, तो 2 CO2 के बीच में कोई फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स है बेसिक सा, तो वो वीक होगा डेफिनेटली, तो सॉफ्ट हो जाएगा चीजें। HCl के बीच में HCl है, HCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, और 2 HCl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? डायपोल डायपोल। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बड़ा और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब मैं H2O सॉलिड की बात करूँ, HF सॉलिड की बात करूँ, उसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 3 टाइप ऑफ सॉलिड हो गए। दे आर जनरली सॉफ्ट, बट एटलीस्ट आई विल टेल यू, लर्न दिस पार्ट फ्रॉम NCERT। कुछ है नहीं, यही सब चीजें वहां भी लिखी होगी, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे? मेटल एटम्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, मेटालिक बॉन्डिंग है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग is directly proportional to unpaired
वेरी गुड. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अनपेड नहीं कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, एस ब्लॉक metals are soft, but D and F block metals are hard. क्या रीजन है? बोलिए. मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा डी और E. क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. Strength of metallic bonding is high due to more free electrons than S block. S block में ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है. इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1. इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. Ionic solids, ions are constituent particles, ionic bonding, high melting point but poor conductor. देखो, poor conductor of electricity on solid state, but when dissolved in aqueous solution or in molten state, conduct what? Electricity. जब आयंस को डालेंगे, सॉल्ट को जब डालेंगे वाटर में या मेल्ट कर देंगे, तो आयंस मूव करना स्टार्ट करेंगे तो कंडक्टिविटी मिल जाएगी. यहाँ तक क्लियर है? सम टर्म्स एंड डेफिनेशन. वो लैटिस 3D नेटवर्क ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस. मतलब पार्टिकल्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, एक के बगल में एक बगल में एक बगल में, तो इनफाइनाइट नेटवर्क बन जाएगा. दैट इज योर व्हाट? 3D नेटवर्क. उसी को लैटिस कहते हैं 3D में. 2D भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. Lattice point. Each particle lattice is lattice point. Each lattice point is identical to the other with respect to all factors that has identical surrounding. That is, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है. सबसे पहले एक और टर्म बताना था बेटा, यहाँ पे एक और टर्म बताना है. Each particle is considered as a sphere, a non-compressible sphere of radius r. जो पार्टिकल है वो एक स्फीयर होती है, उसकी रेडियस r होती है, वो चेंज नहीं करेगा अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल फिक्स है तो. ईच लैटिस पॉइंट, इस पार्टिकुलर लैटिस लैटिस पॉइंट. तो अब इतना बड़ा स्फीयर को जगह पे आप उस स्फीयर को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, यही क्या होता है लैटिस पॉइंट. है वो स्फीयर ही, तो फास्ट ड्रॉ करने के लिए हम डॉट डाल देते हैं, हाँ डॉट होगा वहाँ. ईच लैटिस पॉइंट इज आइडेंटिकल टू द अदर फैक्टर, अदर विद रिस्पेक्ट टू ऑल फैक्टर दैट इज हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग. इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकल को पिक कर लीजिए, उसके चारों तरफ का अरेंजमेंट देखिए, रैंडमली कोई और पार्टिकल फिक्स कर लीजिए, उसके चारों तरफ अरेंजमेंट देखिए, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. आप अपनी नोटबुक में इसी से स्टार्ट करिए. ईच लैटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग. तो एक को अगर देख लिया, आप दूसरे को देखोगे तो उसका भी अरेंजमेंट क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा.
ठीक है. Now next है unit cell. A group of lattice point which on repetition can generate the entire lattice as unit cell. It may or may not be the simplest unit of lattice. The unit cell is chosen such that calculation of different lattice parameters becomes simpler. अब जैसे मैं समझाऊंगा, जो मैंने ड्रॉ किया था ऊपर डायग्राम, इसमें आप ऑब्जर्व कर लेंगे यूनिट सेल क्या होती है. देखिए, इफ आई चूज दिस स्क्वायर, क्या मैं इस स्क्वायर को रिपीट करूंगा तो पूरा लैटिस बनेगा, पूरा 3D लैटिस बनेगा क्या? बोलो. बगल में सेम स्क्वायर है, नीचे बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में, जैसा स्क्वायर आपने चूज कर लिया वही स्क्वायर चारों तरफ से रिपीट होना चाहिए और पूरा 3D मिलना चाहिए. ये 2D मिलना चाहिए, ये लैटिस मिलना चाहिए. इस केस में 2D है, 3D होगा तो 3D ले लेंगे. तो कैन यू रिपीट दिस, बताइए. तो ये जो स्क्वायर निकाला हमने, स्क्वायर में 1/4 पार्टिकल ही आया ना, पर इसी को मैं रिपीट करता चला जाऊंगा, ऊपर भी रिपीट करता चला जाऊंगा, पूरा लैटिस बन जाएगा. वन यू कैन इमेजिन आल्सो वन मोर फैक्टर. देखिए, कैन वी इमेजिन a different square, different type of square, which on repetition will give the complete lattice. बताइए. सोचिए, जैसे हमने स्क्वायर इमेजिन किया, स्क्वायर को बार बार रिपीट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? लैटिस मिल जाएगा. कैन वी इमेजिन सम डिफरेंट? बोलो. देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है श्रेयस? हाँ सर. ये जो स्क्वायर हमने मार्क किया, ये भी रिपीट करने से मिल रहा है पूरा लैटिस. तो दोनों ही यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है. ठीक है, ये तो यूनिट सेल है. यूनिट सेल इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ लैटिस पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. क्योंकि मैं इस पूरे स्क्वायर को एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, कलेक्शन ऑफ लैटिस पॉइंट हो जाएगा. ये भी यूनिट सेल है, पर कौन सा यूनिट सेल छोटा है? लेफ्ट वाला. इस यूनिट सेल को कहते हैं सिंपल यूनिट सेल. क्या कहते हैं? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. इसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो आपको डिफरेंस समझ में तुरंत आ जाएगी, और प्लीज मेरे साथ समझिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने वाला पार्ट में करवाऊंगा आपको. आपको देखो, एक चीज टफ गुजरा है. एग्जांपल्स ऑफ ऑल द मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड. ये एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी वाले याद करना है. लिखा है इसमें भी, एनसीईआरटी वाले याद करना है. देखिए, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस समझिए. प्रिमिटिव में जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो कहाँ रहेंगे? ये जो स्क्वायर है वही यूनिट सेल है. पार्टिकल कहाँ रहेंगे? कॉर्नर पे. कहाँ रहेंगे बताओ? लैटिस पॉइंट्स आर एट ऑल कॉर्नर्स. ऑल कॉर्नर्स ओनली, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे. और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है लैटिस पॉइंट का मतलब पार्टिकल ओनली. लैटिस पॉइंट्स आर present at all corners and also at some other location. In such case क्या मिला? बीच में बॉडी सेंटर मिला, like this. तो व्हाट इज यूनिट सेल? अ ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट. अब इसी यूनिट सेल को बार बार रिपीट करोगे. अच्छा बताओ,
लैटिस की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है तो किसकी किसकी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने से हमारा काम चल जाएगा? यूनिट सेल। अगर मैं यूनिट सेल को देख लूं, अच्छा अगर मैं पूरे लैटिस का इसका डेंसिटी निकालने से काम चल जाएगा? बोलिए। यूनिट सेल। यूनिट सेल, बिकॉज यूनिट सेल रिपीट हो रही है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला में क्या लिखोगे? डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या लिखोगे? मास ऑफ लैटिस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, व्हाई यूनिट सेल इज इंपॉर्टेंट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ लैटिस। but lattice is made of what? Lattice is made of unit cell। तो हम लिख सकते हैं कि lattice is made of n unit cell। यहाँ पे क्या लिखेंगे? n into mass of one unit cell upon n into volume of one unit cell। Simple। Any doubt? एक और चीज देखिए, एक यूनिट सेल में, अच्छा जो यूनिट सेल बनाया मैंने, इसमें पार्टिकल्स कहाँ ऑक्यूपाई किए हुए हैं? कॉर्नर पे। बीच का जगह क्या है? वॉइड और एम्प्टी। हेलो। हाँ सर। पूरे लैटिस में श्रेयस कितना ऑक्यूपाई है, कितना ऑक्यूपाई नहीं है, या हाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स? पूरे लैटिस को देखना पड़ेगा या यूनिट सेल को देखूंगा तो काम चल जाएगा? यूनिट सेल से। इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सब लिखा है। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। ठीक। अब पैकिंग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन लैटिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ लैटिस। सेम नहीं होगा ना, पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे ही है और यूनिट सेल तो पूरा है, यूनिट सेल की वॉल्यूम ज्यादा होगी। बट इसी को आप क्या लिख सकते हैं? n इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन, बोलो, वन यूनिट सेल यूनिट सेल। अपॉन n इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बड़ा सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला बेटा। n कैंसिल हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स अपॉन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस? जैसे इस 2D में जो हमने बनाया बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इस स्क्वायर के अंदर? इफेक्टिव नंबर, 1। क्योंकि हर 1/4 है हर कॉर्नर का, तो 1 ही होगा ना। इसको z कहते हैं। z, z इज व्हाट? रैंक। तो रैंक का डेफिनेशन क्या होगा, बोलो? व्हाट इज रैंक? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल तो 4 है। पार्टिकल कितने हैं? 4। बट इफेक्टिव कितने हैं? 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होगा? z इंटू, डिपेंडिंग ऑन, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये जो फॉर्मूला होगा पैकिंग फ्रैक्शन का, ये किसके लिए होगा? फॉर 3D। 2D के लिए क्या होगा, बोलो? z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन area of unit cell। Please learn properly, understand properly. If you any doubt, please ask me। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकला बेटा, बोलो? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब व्हाट इज मास ऑफ वन यूनिट सेल? z क्या है? पार्टिकल्स का, इनटू क्या होगा? मास ऑफ, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे समझा रहा हूँ, मास ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ
1 यूनिट सेल। अब मास ऑफ वन पार्टिकल क्या लिख सकते हैं? मोलर मास अपॉन Na इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज m अपॉन Na बेटा? मास ऑफ वन पार्टिकल। व्हाट इज m? मोलर मास। व्हाट इज Na? Avogadro's number. Obvious है, m is the molar mass, तो mass of one particle क्या होगा अपॉन है ना। ये पैकिंग फ्रैक्शन z और डेंसिटी समझ में आई सबको? हाँ सर। पैकिंग फ्रैक्शन लिखो नोटबुक पे। पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। एंड यूनिट सेल बोथ। दोनों सेम ही चीज है। तो डेंसिटी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड is same as density of unit cell. पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन को पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। पीएफ को मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या बोले थे? Density and packing fraction are the properties of lattice and unit cell both. सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था श्रेयस? क्या लिखने के लिए लिखा? लिखने के लिए जो कहा वही सब की पॉइंट्स है। Each lattice point has identical surrounding. Done. Z किसकी प्रॉपर्टी? What is rank? Again repeating. What is Z? बोलो। This is. What is Z? Z को बोलते हैं रैंक। क्या बोलते हैं? रैंक। तो रैंक किसकी प्रॉपर्टी होगी? लैटिस की प्रॉपर्टी होगी क्या? नहीं। इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल, है ना? ठीक है। रैंक इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल। समझ में आया बेटा यहाँ तक? Now, next is coordination number, number of nearest neighbors of any particle. Now tell me, what is coordination number? एक पार्टिकल को कितना पार्टिकल टच करता है? जो हमने 2D अरेंजमेंट बनाया है पार्टिकल्स का, उसमें एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? 4। 4। यही 4 क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं। पर क्या वो हम एक यूनिट सेल देख के सोच सकते हैं? बताओ। नहीं। तो वो लैटिस की प्रॉपर्टी हो गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस। लिखिए Cn, लिखो सिर्फ Cn। कोऑर्डिनेशन नंबर इज Cn। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस। सारे पॉइंट समझा दिए बेटा। व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? सिर्फ कॉर्नर पे। नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, और सब कहीं और भी रह सकते हैं। पढ़िए यहाँ तक। तो हमने अभी तक अगर देखा जाए पढ़ लिए, क्या क्या टेक्निकल टर्म पढ़ लिए। क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, है ना? क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, और क्या था बताओ? मॉलिक्यूलर सॉलिड, टेक्निकल वर्ड कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड एग्जांपल टफ। मेटालिक सॉलिड, टेक्निकल वर्ड आयनिक सॉलिड। आयोनिक।
मॉलिक्यूलर के 3 पार्ट, 3 टाइप, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये पढ़ लिया। फिर पढ़ा हमने लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट कुछ नहीं है, लैट पॉइंट है, पार्टिकल है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। फिर लैटिस पढ़ा, फिर यूनिट सेल पढ़ा, फिर यूनिट सेल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? प्रिमिटिव यूनिट से। हाँ, यूनिट सेल के टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के 3 टाइप होते हैं, 3D में, और एक टाइप होता है 2D में। डिस्कस करेंगे। रैंक पढ़ा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा। एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो वर्ड क्या होगा बताओ? फ्रैक्शन ऑफ वर्ड क्या होगा या परसेंटेज वर्ड क्या होगा? 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। डेंसिटी पढ़ा, ठीक है, यही सब पढ़ा हमने। सब समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लैटिस एंड 1D। अगर 1D में सिर्फ लैटिस है तो यूनिट सेल हैज टू हैव 2 मिनिमम 2 लैटिस पॉइंट। अब खुद सोचो, ये भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बहुत स्लोली ही पढ़ रहे हैं, अभी फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बस यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ नोट्स। सोच के बताना सब लोग। इसमें लैटिस, इसमें यूनिट सेल क्या अज्यूम करें? थिंक आंसर। क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि एक ही पार्टिकल लैटिस पॉइंट है? थिंक आंसर। जरूरी जो थिंक में बोल दिया मतलब सोच के बताना। क्या मैं एक ही पार्टिकल को लैटिस पॉइंट मान सकता हूँ और यूनिट सेल मान सकता हूँ? वही तो दिख रहा है बार बार। सही। बोलो श्रेयस। श्रेयस तेरे कहाँ चला गया? 10th क्लास में है? हाँ बोलो। कैन वी अज्यूम वन पार्टिकल एज अ यूनिट सेल? इफ यू मिस एनीथिंग प्लीज गो थ्रू द वीडियो लेक्चर। रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन मिस मत करिए, क्लास सफिशिएंट है और बहुत सिंपल चैप्टर है। कैन वी अज्यूम वन पार्टिकल एज अ लैटिस पॉइंट? वही तो रिपीट हो रही है। तो स्ट्रेस वन में नहीं आ रहा? सराउंडिंग डिफरेंट होगा। क्या? ये सराउंडिंग भी सेम है ना? तो ये इनफाइनाइट है बेटा, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। देखो, अगर मैं एक पार्टिकल ले लूं तो 2 पार्टिकल के बीच में गैप है या गैप नहीं है, वो मिल पाएगा क्या? बताइए। वो समझ समझ पाएंगे कि अगर मैं एक पार्टिकल को लैटिस पॉइंट मान लूं तो यूनिट सेल मान लूं तो? यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल विल बी दिस पार्ट। ये यूनिट सेल है, इतना पार्ट यूनिट सेल है, क्योंकि ये बताता है। इसको आप रिपीट करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम। क्योंकि अगर सेकंड एलिमेंट देखें, ये क्लोजली पैक्ड हो गया, क्लोजली पैक्ड है, और ये लूजली पैक्ड है। तो ये पार्ट हमारा यूनिट सेल होगा।
इसको डी बोल दीजिए, इसको भी डी बोल दीजिए। इस केस में अगर ये रेडियस r है तो d इक्वल टू क्या हो गया, 2r, बट इन दिस केस d इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 2r, d इज मोर देन 2r। तो व्हाट इज द यूनिट सेल? जो हमने अरेंजमेंट दिखा वही हमारा यूनिट सेल है। क्लियर? हाँ सर। तो दो पार्टिकल चाहिए मिनिमम रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक ही लैटिस, इसको लैटिस पैरामीटर कहते हैं। तो डी है वो क्या है, लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर क्लियर है? तो लैटिस एंड डी हो गया। To define a unit include D, 3 points non-primitive, 2 points primitive. Lattice in 2D, 3 parameters are required to define the lattice in 2D. जो हमने स्क्वायर वाला बनाया था, जो अरेंजमेंट किया था हमने यहाँ पे, जो यूनिट सेल बनाई थी, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, और उनमें एंगल चाहिए। दैट इज 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर 2D. To define a lattice, ये गामा एंगल है। क्या है ये? गामा। A, B and gamma is angle between A and B. 5 lattices in 2D. 5 लैटिस हो सकते हैं। स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस A इक्वल टू B, गामा इक्वल टू व्हाट, 90। रेक्टेंगुलर लैटिस A नॉट इक्वल टू B, हमने सिर्फ स्क्वायर वाला पढ़ा था। गामा नॉट इक्वल टू 90। मैं पढ़ना तो बता दूं कौन कौन सा है डिटेल्स में। स्क्वायर लैटिस पढ़नी है, हेक्सागोनल लैटिस पढ़नी है, रोम्बिक लैटिस, पैरेललोग्राम, लैटिस इन 3D। 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ लैटिस। अब 3D मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स और वाई के बीच में एंगल होगा। ये गामा है, गामा। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया, तो एक्स और वाई के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में, ये ए है, ये बी है, तो एंगल क्या है, गामा। बी और सी है, तो एंगल क्या है, अल्फा। ए और सी है अगर, तो एंगल क्या है, बीटा। तो कितने पैरामीटर्स होगा, ए बी सी क्या हो गया, लेंथ, इसको एज लेंथ कहते हैं, एंड अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, इंटर एक्सियल एंगल, इंटर एक्सियल एंगल। और ये एजेस होगा, एक्सियल लेंथ भी बोल सकते हैं इसको। 6 पैरामीटर चाहिए। क्रिस्टल क्लासेस इन 3D। देखो ये टेबल मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा एनसीईआरटी से। फिर से मैं आपको बता ही देता हूँ, एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ। लिखिएगा सबसे पहले टेबल के बारे में। टेबल 1.1 लिखिए नोटबुक में, वही एमरफस और क्रिस्टलाइन का टेबल है। सेकंड टेबल इज टेबल 1.2। थर्ड टेबल इज टेबल 1.3। ठीक है, अब ये पहले अच्छे समझ लेते हैं लैटिस इन 3D में। लैटिस इन 3D में 7
क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, CTOMHRT। वो जो टेबल 1.3 है उसमें ये दिया हुआ है, टेबल 1.3 इन एनसीईआरटी। सेवन क्रिस्टल सिस्टम है CTOMHRT। सी का मतलब क्यूबिक होता है, टी का टेट्रागोनल होता है, ओ ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक। इस बार पूछा था नीट में टोटल कितने यूनिट सेल हैं, पर्टिकुलर में पूछा था। एच से हेक्सागोनल। अब आप बोलोगे सर ये दोनों ही क्यों लिखा आपने? क्यूबिक और हेक्सागोनल ही पढ़ना है हमें, टेट्रागोनल पढ़ना भी नहीं है। क्यूबिकल, क्यूबिक लैटिस, टेट्रागोनल लैटिस, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस, ये सब अलग अलग क्यों हो रहे हैं? बिकॉज एबीसी और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यूबिक ये सब क्रिस्टल क्लास या क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7। तो क्यूबिक में क्या होगा? क्यूबिक आप जानते ही हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, अल्फा बीटा गामा एंगल क्या हो जाएगा 90। हेक्सागोनल में क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू क्या है, ये वाई नहीं है, क्या है, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, गामा 60 है 120। आप 120 पे ही ध्यान रखिए, 120 ही रहेगा। और भी होंगे, उस सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा नहीं है, टेबल एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। तो देखिएगा, यूनिट सेल इन 3D। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होगा बताओ? पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे? एच। सिर्फ कॉर्नर पे ना, कॉर्नर। प्रिमिटिव का मतलब सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर पे तो रहेगा ही, सब किसी और कॉर्नर। लोकेशन पे हो सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यूनिट सेल। अगर क्यूबिक लिख दोगे तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा। नॉन प्रिमिटिव में बॉडी सेंटर्ड, प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इन एडिशन टू द लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर। फेस सेंटर्ड, in addition to lattice point at the corner there is a lattice point at the center of each face। फेस पे भी रहेगा, कितने फेस होते हैं वो मैं काउंट करवाऊंगा आपसे भी। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, this it contains lattice point only at one set of opposite face center in addition to the lattice point of corner। this is possible only in what? ऑर्थोरोम्बिक एंड, बोलो, मोनोक्लिनिक। अगेन आज का लर्निंग क्या है? CTOMHRT लिखो नोटबुक पे, CTOMHRT। ये टेबल एनसीईआरटी से याद भी करना है। ठीक है, देखो लास्ट वाला अच्छा कितने नॉन नॉन प्रिमिटिव हुए बताओ तो जरा, कितने नॉन प्रिमिटिव हुए? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सॉरी, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। नॉन प्रिमिटिव 3 हुए, पर एंड सेंटर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन व्हाट? क्यूबिक सिस्टम। समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखा है और फर्स्ट एग्जांपल लिखा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है, सिंपल टेट्रागोनल यूनिट सेल भी हो सकता है, तो प्रिमिटिव सब में मिलेगा। देखो मैं चाहूंगा मैं एनसीईआरटी का टेबल यही बना देता हूँ। क्रिस्टल सिस्टम, possible variations, possible unit cell का मतलब वही हुआ।
axial distance or edge length, axial angles, axial angles. और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का टेबल। सबसे पहला अगर मैं क्यूबिक लिखूं तो क्यूबिक में आता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एससी का मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक बोलने से ही क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं, एंड सेंटर्ड नहीं मिलता क्यूबिक में। एक्सियल लेंथ क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। सेकंड होगा टेट्रागोनल। अच्छा, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक दोनों चलेगा। प्रिमिटिव क्यूबिक, प्रिमिटिव क्यूबिक। टेट्रागोनल में क्या होगा सर, क्यूबिक नहीं बोलेंगे, प्रिमिटिव टेट्रागोनल बोलेंगे। ये प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, बीसी का मतलब क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड। अब बोलोगे सर ऊपर आपने क्यूबिक लिखा है तो नीचे टेट्रागोनल क्यों लिख रहे हो, नहीं लिखा, लिख सकते हैं बट जरूरत है, पढ़ना ही नहीं है हमें। बॉडी सेंटर्ड दो ही मिलते हैं टेट्रागोनल में। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक। हाँ, टेट्रागोनल का हमने एंगल नहीं लिखा, टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी तो होगा, नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, एनसीईआरटी का टेबल बना रहा हूँ, कुछ खास नहीं। NaCl जिंक ब्लेंड, कॉपर, वैसे इसमें भी एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल भी आपको बाय हार्ट करना है। ये मेहनत वाला काम है, सिर्फ ये टेबल मेहनत वाला काम है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव तो मिलता ही है, बॉडी सेंटर्ड मिलता है, फेस सेंटर्ड मिलता है और एंड सेंटर्ड भी मिलता है। व्हाट इज ईसी, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में पार्टिकल कहाँ रहेंगे, सारे फेस पे नहीं रहेंगे, एक पेयर ऑफ अपोजिट फेस में रहेंगे। इसमें रिलेशन ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू हेक्सागोनल। हेक्सा में सिर्फ प्रिमिटिव मिलता है। प्रिमिटिव का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिमिटिव और सिंपल सेम है, प्रिमिटिव और सिंपल। पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे सर, कॉर्नर पे। यहाँ पे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 और गामा इक्वल टू 60 एंड 1। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ZnO, रोम्बोहेड्रल। तो अभी तक कौन सा यूनिट सेल मिला जिसमें चारों अवेलेबल है, ऑल 4 यूनिट सेल्स इन 3D। अच्छा, अगर सब में 4 होते टोटल कितने होते, 28। अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिट सेल कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव में 3, 1 प्लस 3 कितने हो गए, 4। एनी डाउट,
तो ये नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। और ट्राइगोनल में सिर्फ प्रिमिटिव ही मिलता है। यहाँ पे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट 90 डिग्री। फिर मोनोक्लिनिक, इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड मिलता है। A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा और बीटा नॉट इक्वल टू 90। मोनोक्लिनिक सल्फर और ट्राइक्लिनिक, वैसे प्रिमिटिव मिलता है। तो कितने प्रिमिटिव बोलेंगे तो क्या बोलोगे? 7। कितने बॉडी सेंटर बोलोगे तो क्या बोलोगे? कितने बॉडी सेंटर क्या बोलोगे? टोटल कितने बॉडी सेंटर्ड है सभी केसेस मिला के? 3। बोलो। 3। इस बार नीट में पूछा था। तो है तो बकवास क्वेश्चन, मतलब मुझे कभी याद नहीं रहता, पर ये है ऐसा। ट्राई क्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, तो पूछ लेंगे आपको भी। Including all the variations, types of unit cell, 7 crystal class, we can have 14 types of lattice acidity known as Bravais lattice. सब में 4 की पॉसिबिलिटी थी, पर सब ऑब्जर्व नहीं हुए हैं। 14 ही Bravais lattice ऑब्जर्व हुए हैं, 14 ही lattice ऑब्जर्व हुए हैं। किसी में 1, किसी में 4, किसी में 4 यूनिट सेल है, ऑर्थोरॉम्बिक, चारों अवेलेबल है। एनी डाउट इन दिस? सर वो बॉडी सेंटर्ड और वो एंड सेंटर्ड वो एक बार बताइए, मतलब मैं उसका बता रहा हूँ, शेप कैसे हो? मैं बता रहा हूँ। फिर से सब देखिए, क्यूबिक को लेकर एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। क्यूबिक लेंगे, क्यूबिक में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो सभी पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेंगे सर यूनिट सेल में, तो सिंपल क्यूबिक बोल दिया। व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड? कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, बॉडी के सेंटर पे भी रहेगा। फेस सेंटर्ड, सारे कॉर्नर पे रहेंगे और सारे फेस पे रहेंगे। कितने फेस होते हैं बताइए? सब आप लोग रूबिक्स क्यूब देखे ही हैं, कितने फेस होते हैं? 6। 6 बॉडी फेस सेंटर पे रहेंगे। एंड सेंटर क्या होता है? एंड सेंटर में पार्टिकल्स, हेलो, एंड सेंटर में पार्टिकल्स सिर्फ एक अपोजिट पेयर ऑफ फेस में रहेंगे, बस एक यूनिट सेल के अंदर। सारे फेस पे नहीं रहेंगे, 2 ही फेस पे रहेंगे। समझ गए? हाँ सर समझे। बस इतना ही है। अभी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, जो पूरा टाइम यूज होगा। इन अ क्यूब फाइंड ठीक है, वैसा क्यूब बना लीजिए बहुत सारा।
दो बनाने के लिए बना लिया मैंने, इसको एज लेंथ बोल दीजिए ए, सब सारे सेम ही होंगे, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी क्या है, ए के बराबर। क्या क्या निकालना देखिए, नंबर ऑफ, दोनों को लिखिए अच्छे से, कॉर्नर, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस सेंटर्स, नंबर ऑफ एजेस। सब सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स, सिंपल। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ हेड सेंटर्स, 3D की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्स, distance between two adjacent corners, distance between two adjacent face centers, distance between two, all should be in terms of A. Opposite face centers, distance between one corner and one adjacent face center, निकला सबका? कितने कॉर्नर हैं? 8, कितने फेस से बेटा? 6, कितने फेस सेंटर्स होंगे? 6, कितने कितने फेस डायगोनल होंगे? 12, 12, because each face will having what? 2 diagonals. Two face diagonals. So it should be what? 2 into 6, that is 12. कितने एजेस हैं? 12, 12. कितने एज सेंटर्स होंगे? 12, 12. कितने बॉडी डायगोनल हैं? 4, 4. कितने बॉडी सेंटर हैं? 1. एक ही बॉडी सेंटर होगा।
डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर, A. डिस्टेंस टू एडजेसेंट फेस सेंटर, A by root 2. डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेस सेंटर, A. डिस्टेंस बिटवीन वन कॉर्नर एंड वन एडजेसेंट फेस सेंटर, A by root 2. ए बाई रूट टू। जो जिसका नहीं निकल रहा है निकालिएगा, ट्राई करिएगा, मगर नहीं नहीं हो तो मैं समझाऊंगा बेटा पूरा। नॉन एडजेसेंट एडजेसेंट फेस सेंटर, टू नॉन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए इस कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये फेस क्या है, एडजेसेंट है। अच्छा, एक कॉर्नर से कितने फेस पास कर रहे हैं कि मैंने बताना भूल गया। नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेसेस originated from one corner, 3. only three। तो थ्री क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एडजेसेंट फेस सेंटर, तो with respect to a corner क्या होगा, थ्री। तो नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट फेस सेंटर कितने हो जाएंगे, 3. टफ पार्ट है इसमें, और ज्योमेट्री से मुश्किल थोड़ी सी होगी। with respect to a corner, थ्री। जैसे हम एक्स्ट्रा पढ़ाने लग गए इसे, बकवास की आदत है, लेकिन नोट्स विल बी एनफ, बहुत ज़्यादा है इसमें, एफिशिएंट है सब हर एग्जाम के लिए। तो एक कॉर्नर से पास होने वाला, अब पहले क्या करोगे, ये निकाल लोगे, ये निकालना आसान है ना, ये क्या है, A root. ए रूट टू, उसका हाफ कर दीजिएगा। हमें निकालनी कौन सी है, नॉन एडजेसेंट, ये कौन सा है बताइए, ये क्या है, नॉन एडजेसेंट। हेलो, ये क्या है, स्लो हो रहा है आप जो क्या लिख बेटा, ठीक है हाँ वो तो सर, काफी देर से हो रहा है। ठीक है बेटा। आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं बताओ, हाँ हाँ बस। ये सब डिमेरिट तो होगा ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। और एक और फेस सेंटर कहाँ होगा, है ना, यहाँ पे मार्क कर दूंगा, अगर वन टू थ्री, तो वन टू थ्री क्या है बताइए, एडजेसेंट एडजेसेंट फेस सेंटर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर, ठीक। तो इसको ए से मार्क कर दिया, 4 5 6। और दिस सेक्शन इज लिटिल टफ। तो आपको डिस्टेंस कौन सा निकालनी है, ए से 1 का डिस्टेंस कितना है वो, ए A बाय by रूट root टू। 2. बट ए से 4 का डिस्टेंस, ए से 5 का डिस्टेंस, ए से 6 का Root 3 डिस्टेंस, A by root 2. बल्ला बता बेटा, ये ना, हाँ ये जिससे भी नहीं निकला है प्लीज निकालिएगा, निकल जाएगा। बेसिक ज्योमेट्री 10th वाली लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है,
उससे ज्यादा टफ पार्ट इसमें यूज ही नहीं होगा कॉलेज स्पीड में। और बताओ आगे का। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर लाइन एंड बॉय डायग्राम √3 √3 है, और ये √3/2। कौन सी दो डिस्टेंस सेम है? सेम है ना? और कौन सी सेम है? मतलब अगर मैं बेटा दो पार्टिकल को एक कॉर्नर और फेस सेंटर पे रख दूं, एडजेसेंट फेस सेंटर पे रख दूं, एक कॉर्नर और एडजेसेंट फेस सेंटर पे रख दें, और एक कॉर्नर और एक दो एडजेसेंट फेस सेंटर पे रख दें, वो क्या होगा? सेम ही होगा। मतलब अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू वन कौन कौन एडजेसेंट है बताइए, बताइए। 2 3 4 विद रिस्पेक्ट टू वन, ये सिंपल। आप अगर आपका रूम स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मान लेते हैं, जिसमें आप बैठे हैं रेक्टेंगल, कितने फेस दिख रहे हैं? ऊपर नीचे, फ्रंट बैक, है ना? लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, जो भी आप बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? आप जिस रूम में बैठे हैं, तो ऊपर का अगर मैं फेस सीलिंग को अज्यूम कर लूँ, सीलिंग के फेस सेंटर को अज्यूम कर लूँ, तो वो जो चार दीवार है आपकी चारों तरफ, उनका फेस, उनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? एडजेसेंट हो जाएगा। पर नीचे वाला फेस क्या होगा? अपोजिट। बोलो। Yes. तो विद रिस्पेक्ट टू वन, टू, 2 3 4 5 हाँ बेटा, ये सब अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ये सब बिल्कुल कोई केमिस्ट्री नहीं है। 2 3 4 5 आर Adjacent. एडजेसेंट फेस सेंटर, बट 6 इज व्हाट? अपोजिट। Opposite. तो अगर मैं दो पार्टिकल को 1 और 4 पर रख दूं और दोनों टच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 1 और ए भी क्या करेंगे? आपस में टच करेंगे। कि डिस्टेंस अगर दो पार्टिकल के बीच में दो डिफरेंट अरेंजमेंट में सेम है, और पार्टिकल सेम ही यूज कर रहा हूँ, तो दोनों केस में पार्टिकल क्या करेंगे? टच करेंगे। सब बाद में यूज होगा सारा। सारे एग्जांपल्स क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है हाँ यहाँ तक सभी को? बोलिए बेटा, थोड़ा बोलिए। ठीक है, बात है पैकिंग इन 1D, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बेसिक सा कैलकुलेशन यूज होगा। ए इक्वल टू क्या होगा? 2R। पैकिंग इन 2D, मैंने कहा था दो पढ़ना है, स्क्वायर वाला पढ़ना है और हेक्सागोनल पढ़ना है। तो पैकिंग 2D में वो क्या लिखा है? स्क्वायर पैकिंग। अब सवाल ये है कि 1D कैसे बनाया हमने? रिपीटिंग द पार्टिकल्स इन वन लाइन। तो 2D कैसे बनाएंगे? इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग व्हाट? 1D। क्लियर यहाँ तक? 1D को रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा? 2D बनेगा। और 2D को रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा? 3D। पैकिंग इन 2D। अब ये समझिएगा अच्छे से, कुछ मत लिखिए, समझिए पहले। लिखने का पार्ट ज्यादा है ही नहीं। ये हमारा 1D है। अब मैं इस 1D को क्या कर रहा हूँ?
एक के ऊपर रख रहा हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, इनफाइनाइट है, मतलब इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ऐसे वन डी रिपीट हो रही है। मुझे बताओ, ये जो वन डी है और ये जो वन डी है, अलग अलग है क्या या सेम जगह पर रखा हुआ है? एग्जैक्टली जस्ट नीचे रखा हुआ है, हाँ बोलो। तो अगर मैंने इसको ए मार्क किया तो ए, सेकंड वाला भी क्या है? ए है। थर्ड वाला भी क्या है? ए। अगर उस लाइन के जस्ट नीचे लाइन रखा, इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग पैटर्न इज व्हाट? रिपीटिंग पैटर्न, रिपीट जो कर रहा हूँ इज ए ए ए ए टाइप ऑफ 1D closely packed lattice. Packed lattice. कुछ समझ में नहीं आया, हर जगह लैटिस वर्ड लगा दीजिए, लगा कि हाई फाई पढ़ रहा है। दिस इज 1D को रिपीट करने से मिला। और रिपीटिंग पैटर्न क्या बोल दिया? दिस ना। इसमें कितने टाइप यूनिट सेल हो सकते हैं? बोलिए। इसको छोड़ दीजिए। कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं? नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन सा होगा? वी हैव टू टेक ओनली व्हाट? कॉर्नर। नॉन प्रिमिटिव क्या होगा? अब पॉइंटर ले सकते हैं, बीच का ले सकते हैं, उसको रिपीट करेंगे सेम ही आएगा ना। देखो हाँ तो इन दोनों से रिलेटेड कैलकुलेशन पूछ चुके हैं ना, पढ़ना थोड़ा समझना है, एनसीईआरटी किया हुआ नहीं है। डन यहाँ तक? ये इसको बोलते हैं पैकिंग इन 2D में। फर्स्ट केस पढ़ा हमने स्क्वायर क्लोज पैक, स्क्वायर क्लोज पैक। सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैक। समझिए कैसे बनाना है इसको। अब मैं जो नया लेयर डाल रहा हूँ ना, वो एक टिंडन नहीं डाल रहा। कहाँ डाल रहे हैं बताइए? वर्ड्स में डालते हैं। ये कहाँ डाल रहे हैं बताइए? उसके वर्ड्स में। और नेक्स्ट वाला कहाँ डाल रहे हैं बताइए? उसके वर्ड्स में। नाउ टेल मी, अगर मैं इसको ए नाम दूं तो सेकंड वाला सेम है क्या? एग्जैक्टली नहीं नहीं लाइन सेम है बेटा, लाइन सेम है पर पोजीशन तो डिफरेंट है, तो हम बी दे देंगे। थर्ड वाला ए ए देखो, वर्टिकल ड्रॉ कर दो, ये सेम हो गया। और ये क्या हो जाएगा? बी। तो रिपीटिंग पैटर्न क्या हो जाएगी? ए बी ए बी ए बी पर इंडिविजुअली हर लाइन क्या है? सेम इंडिविजुअली हर लाइन सेम है। अब मुझे बताओ श्रेयस, इन दोनों में एफिशिएंट पैकिंग किसमें हो रही है? किसमें कम वर्ड्स बनेंगे? सेकंड में बोलो। सेकंड सेकंड वाले में हम वर्ड्स में डाल रहे हैं ना, पार्टिकल को वर्ड्स फिल अप कर रहे हैं ना। आर यू गेटिंग इट? हाँ तो इसमें भी यूनिट सेल देखो। इसमें मुझे बताओ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, थिंक एन आंसर। श्रेयस बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सिर्फ सोचने वाला पार्ट होगा, कोई फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। डेंसिटी का छोटा सा फॉर्मूला था, पैकिंग का छोटा सा फॉर्मूला था, बस। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर मैं बोलूं गलत है, कैन यू प्रूव इट व्हाई? बना लिया मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल। और रोम्बस भी हो सकता है, हाँ होगा ना हाँ हाँ रोम्बस। तो रोम्बस को बार बार रिपीट करूंगा तो सेम आएगा ना। देखो
और क्या आएगा? नॉन प्रिमिटिव बनाऊंगा तो Hexa. हेक्सागन। हेक्सागन। अल्टीमेट चैप्टर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ट्रायंगल को रॉन्ग बोलूं तो प्रूफ करो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ट्रायंगल ही ट्रायंगल दिख रहा है। अच्छा, हाउ मेनी वो ट्रायंगल्स आर उल्टा यूज्ड? पे वेरी गुड। एक सीधा इतना जल्दी एक कैसे पिक inverted कर? है. दूसरा जो मैं ट्रायंगल रिपीट करूंगा बिंदे, वो उल्टा रिपीट करना पड़ेगा। पर उल्टा नहीं है, जैसा ट्रायंगल है उसी को रिपीट करनी है। यू कैन नॉट चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ यूनिट सेल, बट इफ आई टॉक अबाउट द rhombus इट विल बी रिपीटेड इन अ सेम मैनर। अंडरस्टूड? Yes. कितने ट्रायंगल है एक rhombus में बताओ? दो दो. कितने rhombus है एक हेक्सागन में बताओ? 3 3 rhombus, 3 rhombus in one hexagon, 2 triangles, equilateral triangle in one rhombus. How many triangles are there? 6. 6. कहीं केमिस्ट्री पढ़ा अभी तक क्या सुरेश बताओ? नहीं। बोलो सुरेश। कोई नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं केमिस्ट्री। कहने के लिए मॉलिक्यूलर थोड़ा 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 कर लिया, अदरवाइज कुछ खास नहीं। ठीक है, तो यूनिट सेल ट्रायंगल क्यों नहीं है? ट्रायंगल इज नॉट यूनिट सेल। ठीक है ना? रीजन क्या है? विल बी रिपीटेड इन अपोजिट मैनर। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब मैं इस रोम्बस का पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं या हेक्सागन का पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं, सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम। सेम आएगा। इसमें स्क्वायर का निकालूं या इसका निकालूं, सेम आएगा। ये क्या है बताओ? प्रिमिटिव। और ये क्या बताइए? नॉन प्रिमिटिव। ये रोम्बस प्रिमिटिव, लेकिन z अलग अलग आएगा। z इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव। देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल ड्रॉ किया हुआ है। कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल की क्या होगी? 1/4। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 1। नॉन प्रिमिटिव में पैकिंग फ्रैक्शन इन प्रिमिटिव क्या लिखे? z इनटू एरिया ऑफ वन पार्टिकल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। z 1 है, पाई r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, बिकॉज a इक्वल टू क्या है? तो अगर ये a है, a इक्वल टू क्या होगा? 2r। 2r। इसमें ये अगर a है तो रूट 2a इक्वल टू क्या होगा? 3r। 4r। 4r हाँ ना? 4r। r, बीच में पूरा स्फेयर 2r, और फिर ये r, r। ये पूरा क्या हो गया? 4r इक्वल टू रूट 2a। वही है रिलेशन, मुझे a और r के बीच में चाहिए। यहाँ का पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, 2 इंटू जेड 2 था, z क्या है इसमें? 1/4 इंटू 4, +1। और बीच में पूरा एक पार्टिकल 2 पाई स्क्वायर अपॉन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और z क्या है? z क्या है? 2 है, पाई आर स्क्वायर है अपॉन, और एक ही वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2√2r. 2√2r। स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो π/4 ही आएगा। दोनों में सेम ही आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी यूनिट्स। हेक्सागोनल पैकिंग एंगल क्या हो गया? 60 और 120। सेम पार्ट आप बेटा करना हेक्सागन के लिए भी। नेक्स्ट क्लास में पैकिंग इन 3D पढ़ेंगे। देखो, आपको ये फ्रैक्शन भी याद रखना है। डेसिमल याद कर लें तो बहुत अच्छा है। π/2√3, यहाँ पे क्या आया था? π/4 आया था। तो π/4 आया था, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 78.5
ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में क्या आएगा, है ना। परसेंटेज वॉइड क्या होगा बताओ, 100 माइनस 20.5 सेम चीजें भी कर लेंगे। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करना, पढ़ के अच्छे से रिजल्ट्स याद करना। I will share the other diagram, other notes also to get the good picture of diagram। तो आया नहीं इसलिए उसने कुछ शेयर नहीं किया मैंने। यहाँ तक आपका काम रहेगा, पेज नंबर 17 तक। क्लियर है सबको? Yes. हाँ सर। हाँ. लर्निंग क्या करनी है, 3 टेबल, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। आराम से करिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से करिए। टेबल अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ना में क्यूबिकल और हेक्सागोनल है। क्लियर ना? हेलो, हाँ क्लियर? सर। हाँ. ठीक है, ठीक है, ओके।